हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 अगस्त 2024 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। और ये दोनों समाचार जो है आपके साइंस एंड टेक बारे में पोर्सन से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें पहला है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका तीसरा प्रयोगी परीक्षण किया गया था जो कि सफल रहा। अब ये कमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इस सफल परीक्षण के दौरान एक सैटेलाइट भी छोड़ा गया था उसको। इन दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है कि वो कृषि मंत्रालय ने या भारत सरकार ने उपग्रह आधारित कृषि निर्णय सहायता प्रणाली प्लेटफॉर्म DSSS कृषि DSSS जो है वो का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें कृषि से जुड़े हुए विभिन्न जियोस्पाइटल डेटा, भूस्थैनिक डेटा जो उपग्रह से मिलेगा या अन्य स्रोतों से मिलेगा, उसको एक जगह संसाधित करके निर्णय लेने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिसे इसरो के दो जो है कह सकते हो कि उपग्रह है, वेदास और रिसेट 1A, ये दोनों उसकी मदद करेंगे। उसी के आधार पे ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म। तो चलिए पहले देखते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण। कल जो है 16 अगस्त को इसरो द्वारा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV अपने SSLV यानी शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का D1 वर्जन D3 वर्जन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव 3 वर्जन जो है, यानी प्रदर्शन वाला जो है 3 वर्जन लॉन्च किया गया। उसमें से एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भी किया गया है। और इसके बाद ये हमारा उपग्रह जो है अब काम करने वाला, यानी इसका कमर्शियली अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो डिमोन्स्ट्रेशन परीक्षण होना था वो हो चुका है, अब इसका कमर्शियल उपयोग किया जा सकता है, जो कहीं न कहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक आप कह सकते हो कि काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि ये छोटे उपग्रहों को छोड़ने का रास्ता आसान बना देगा। तो आइए चलिए समझते हैं क्या मामला है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसरो ने 16 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV, ठीक है, कि तीसरी विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की है। क्या नाम था उसका? SSLV D3 यानी डेमोन्स्ट्रेटिव या डेवलपमेंटल 3। इसने जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 EWS-08 को भी कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया है। यानी हम SSLV D3 के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा EOW-08 के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे लिए कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसरो के ये जो SSLV विकास परियोजना है, इसका पूरा होने का भी प्रतीक है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव 3 ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन था या लास्ट विकासात्मक परीक्षण था। इसके बाद ये तय हो गया कि अब ये आगे कमर्शियल इसका इस्तेमाल SSLV का किया जा सकता है। और इसमें जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारत का जो अंतरिक्ष निजी अंतरिक्ष उद्योग है, अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का उत्पादन भी कर सकता है, जिससे अन्य सैटेलाइट जो है छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ा भी जा सकता है। जरा सा इसके बारे में कि SSLV या लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान या शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या है। देखिए अभी आप लोग बड़ा नाम सुनते होंगे, PSLV, GSLV, ASLV, LVM-3। अब ये नया इसरो के जो है आप कह सकते हो कि इसरो के टोकरी में या इसरो के तुरीड़ में एक नया बाण आ गया है। इसरो जो काम करता था प्रक्षेपण यान के रूप में, या इसरो के गैराज में एक नई गाड़ी आई है। छोटी गाड़ी है, छोटा हाथी जैसा है, बड़ा हाथी नहीं, छोटा हाथी है। और ये कई बार क्या होता है कि छोटा हाथी जो काम कर सकता है वो बड़े हाथी नहीं कर पाते हैं। तो छोटा हाथी मतलब समझ रहे हो ना, जो पोर्टर सर्विस होती है टाटा की, टाटा एक और ऐसी जो छोटी गाड़ियाँ, मिनी ट्रक जिससे बोलते हैं, टेम्पो, उसी तरह का ये है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा टेक्निकल देखें तो ये 3 चरणी जो है और तीनों ठोस है। ये थर्ड चरण, सेकेंड चरण, ये भी ठोस है। ठोस क्या होता है अभी बताते हैं, कई बार टेंशन ना लीजिए। और ये भी ठोस है। ठोस प्रणोदक प्रोपेलेंट है। देखिए
हमें जो भी रॉकेट भेजते हैं उसमें जो ईंधन के रूप में होता है, जाहिर सी बात है कोई भी ईंधन आप भेज सकते हैं, उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रॉकेट इंजन के लिए भी उसके साथ ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्यूल और उसके साथ जो ऑक्सीडाइजर होता है, ये जो दोनों मिला के प्रणोदक बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकती है, और अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, जहाँ वायुमंडल नहीं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे जलाने के लिए रॉकेट इंजन काम कर सके उसके लिए उसके फ्यूल के साथ साथ उसको ऑक्सीडाइजर भी लेना जाता है। दोनों मिला के प्रणोदक होते हैं, प्रोपेलेंट होते हैं। इनमें 3 चरणी है, तीनों चरणों में ठोस प्रणोदक इस्तेमाल किया गया है। ठोस प्रणोदक की खास बात क्या होती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं, लेकिन इनकी बुराई क्या होती है कि ये एक बार आग लग गई तो जल जाते हैं, भारी भी होते हैं, और एक बार आग लगते ही ये जल जाते हैं। तो इसमें जो लास्ट चरण में मैन्युवरिटी होती है, जैसे कोई लकड़ी जला दो, कोई कोयला जला दो, और कोई गैस या पेट्रोल जला दो, या कोई और ऐसा जो है फ्यूल आप जलाओ जो लिक्विड हो, तो लिक्विड को अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा करना आसान होता है, जबकि जो ठोस ईंधन जलाते हो उसको मुश्किल होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए पहले तो ये 3 चरणी है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है। ये जान लीजिए कि ठोस ईंधन सस्ता भी होता है, उसमें ज़्यादा बल भी होता है, लेकिन ऊपर की अवस्था में क्योंकि ये इसे कक्षा में स्थापित भी करना होता है, इसके साथ साथ कुछ अलग से इनके साथ टर्मिनल चरण में एक त्वरण प्रणोदक आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM भी होता है। तो ये 3 चरणी ठोस यान है, जिसमें ऊपरी चरण में VTM या वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, जिसके तहत वेलोसिटी को कम ज़्यादा या इधर उधर करके सही कक्षा में स्थापित करने के लिए ये किया जाता है। आमतौर पर इसके पहले चाहे PSLV हो, वो 4 चरणी था, GSLV 3 चरणी था। इन दोनों के लास्ट चरण में लिक्विड इंजन ही होता है। जैसे GSLV में तो क्रायोजेनिक इंजन होता है, जिसमें आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लिक्विड अवस्था में रहते हैं, जबकि PSLV में द्रव इंजन रहता है, क्योंकि वो कक्षा में ले जाने में उसको आसानी होती है। तो उस समस्या में यह है कि कुछ गुण ये ठोस कर दिया गया है, लास्ट चरण में सिर्फ थोड़ा सा लिक्विड कुछ ऐसे बूस्टर इस तरह का जोड़ दिया गया है, जिसके साथ इसे उपग्रह को स्थापित करने के दौरान वेग को समायोजित करने में मदद मिल सके। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। जहां तक इसके बारे में बताएं कि इसका उद्देश्य, इसे लाने का उद्देश्य क्या था कि कम लागत वाले प्रक्षेपण यान का उत्पादन करना, ठीक है, जिससे कम से कम समय में न्यूनतम और संरचनात्मक आवश्यकता हो। यह छोटा रॉकेट, वजन इसका 120 टन है, 117 टन है, 117 से 120 टन है, और ये 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जा सकता है। कहाँ पे? पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी पृथ्वी के जो 500 किलोमीटर तक की कक्षा है अप्रॉक्स, वहां तक ये 500 किलोग्राम वजन के उपग्रह को ले जाने में सक्षम होता है। थोड़ा और अगर उपग्रह भारी रहेगा तो थोड़ा सा और नीचे तक ये पहुंचा सकता है। अब जैसे मैंने कहा ना कि ये जो है इसरो का छोटा हाथी है। छोटा हाथी क्यों है? जैसे कोई आपके पास थोड़ा सामान है, अब थोड़े सामान के लिए आपके पास बहुत बड़ा ट्रक है, लेकिन उस ट्रक से आप थोड़ा सा जैसे 1-2 टन सामान तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि कई सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा सामान ले जाना होता है। तब वो क्या करते हैं कि आपस में इकट्ठा करते हैं, वेट करते रहते हैं कि जब कोई बड़ी ट्रक जाएगी, ट्रांसपोर्ट में दे देंगे तब जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले ये हो जाता था, एक दुक्का लोग छोटे सैटेलाइट छोड़ते थे, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई संस्था है, कोई प्रक्षेपण है, प्रयोगशाला है। लेकिन अब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उपग्रह के क्षेत्र में, जो है स्पेस के अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऐसे में इनकी मांग बहुत बढ़ गई है। अब उनको इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई जो बड़ा उपग्रह छोड़ने के लिए हमारा PSLV जाएगा या LMV जाएगा, तो उसी के साथ ये भी लद लेंगे। तो ऐसे में दिक्कत होती थी और नुकसान भी होता था इसरो का। तो इसरो ने कहा कि लो हम छोटा हाथी भी खरीद देते हैं, हमारा SSLV हो जाएगा, जिससे तुम छोटे छोटे जो है प्रोजेक्ट करते रहो। देखिए ये बात 2019 में इसरो के जो उस समय के पूर्व डायरेक्टर हैं, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें देखिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे उस समय K Sivan। उन्होंने कहा था कि SLV का इसरो का सबसे छोटा SSLV इसरो का सबसे छोटा 110 टन वजनी वाहन है। इसे एकीकृत करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि अभी लॉन्च वाहन यानी जो PSLV है उसको लॉन्च करने में 70 दिन लग जाते हैं। सबसे छोटा PSLV ही है इसरो के पास, उसको भी लॉन्च करने में 70 दिन लगते हैं। कहाँ 70 दिन, कहाँ 3 दिन, बहुत 24 गुना समय बचा। इसको यानी जो अभी लॉन्च होता है उसमें 60 लोग लगते हैं, लेकिन जो ये है इसको 6 लोग भी मिलकर कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। और
यानी समय बचा, लोग बचे और ये लागत केवल 30 करोड़ रुपए में काम हो जाएगा, जबकि वो कई करोड़ रुपए आता है। तो उसको फिर इससे इसके जरिए छोटे उपग्रहों को लॉन्च करना आसान होगा। तो यही देखिए इसका उद्देश्य है कि एसएसएलवी से पहले छोटे पेलोड को कई बड़े उपग्रहों को ले जाने वाले अन्य उपग्रहों के साथ में सवारी के रूप में साथ में उसको भेजा जाता था, जिससे लॉन्च शेड्यूल के आधार पर वो तय होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब संख्या ज़्यादा हो गई है तो छोटे पेलोड को लॉन्च करने की भी मांग बढ़ी है कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल होना चाहिए। तो उसी के लिए एसएसएलवी जो है इसरो ने लाया है। अब जरा सा जो इसने अपना जिसको प्रक्षेपण किया है डेमोन्स्ट्रेटिव 3 में, उसके बारे में देख लें। तो देखिए EOS 08 और उसका उन्नत पेलोड। तो EOS 08 अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो है सैटेलाइट या पृथ्वी सर्वेक्षण उपग्रह 08, यह पर्यावरण निगरानी बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और गगनयान मिशन में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3 पेलोड लगे हैं। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड या EOIR, दूसरा है ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड या GNSSR, और तीसरा है SIC UV डोसीमीटर। इन तीनों के अगर कामों के बारे में देख ले तो देखिए EOIR पेलोड को दिन और रात, यानी जो पहला है EOIR पेलोड वो दिन और रात दोनों समय मिडवेव IR या MIR और लॉन्गवेव IR या LWIR बैंड में चित्र कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो GNSS है ये पेलोड महासागर सतह का पवन विश्लेषण करता है, मिट्टी की नमी का आकलन करता है, हिमालयी क्षेत्र में क्रायोस्फीयर का अध्ययन करता है, बाढ़ का पता लगाता है, अंतर्देशीय जल निकायों का पता लगाने जैसे अनुप्रयोग इसके रिमोट सेंसिंग जो काम है उसके तहत किए जा सकते हैं। इसी तरह से SIS UV डोसीमीटर जो है ये गगनयान अंतरिक्ष मिशन के जो क्रू मॉड्यूल है उसके जो व्यू पोर्ट है उस पे UV किरण की निगरानी करता है कि गामा किरण के लिए उच्च खुराक अलार्म, यानी उस पे अगर UV किरण या गामा किरण इस तरह की किरण से का निगरानी करता है कि अगर वो ज़्यादा रहे तो वो अलार्म बजा के बता सके। तो इस तरह से ये मौसम के पर्यावरणीय चुनौतियों से और जो गगनयान हमारा मिशन है उसके लिए जो UV प्रोटेक्शन हम या क्रू मेंबर के लिए जो क्रू मॉड्यूल के लिए जो UV प्रोटेक्शन मॉड्यूल है उसकी निगरानी करने के लिए भी इसे हम लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे SSLV और उसके द्वारा छोड़े गए उपग्रह के बारे में जानकारी रही। अगला जो देखते हैं वो है कि उपग्रह आधारित कृषि निर्णय सहायता प्रणाली या कृषि DSS, कृषि डिसीजन ऑन स्पेस उसमें। तो ये देखिए इस तरह का पोर्टल है, बना रहता है, इसी पे ढेर सारी सूचनाएं जो उपग्रह के 2 उपग्रह हैं, मतलब इसरो के 2 उपग्रह हैं, रिसेट 1A और वेदास, नाम है वेदास VEDAS या वेद कहिए या वेदास करिए। इन दोनों से प्राप्त जो आंकड़े हैं या इन दोनों का जो उपयोग करते हुए ये प्लेटफॉर्म कृषि क्षेत्र में से जुड़ी हुई चुनौतियों के लिए निर्णय जो है करने में आसानी करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। तो चर्चा में क्यों है? तो देखिए केंद्र सरकार 16 अगस्त को किसानों को फसल प्रबंधन और उत्पादक बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु एक उपग्रह आधारित कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की गई है। उपग्रह आधारित, जियोस्पाइटल आधारित, यानी भूस्थैतिकी कहते हैं। भूस्थैतिक तो खैर वो है जमीन से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, भू संवेदन या अन्य जानकारी, उसको ये उपलब्ध कराती। कई सारे टेक्निकल टर्म ऐसे होते हैं जिनके इस पे हिंदी का सही चीज़ नहीं होता है, इसलिए इसको जियोस्पाइटल ही कह दो। जियोस्पाइटल के संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराती है। इसको देखिए कृषि मंत्री ने किया था। ये कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, कृषि DSS। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म या मंच है जो एक भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है, यानी जियो स्पाइटल प्लेटफॉर्म है जो फसल की स्थिति, मौसम पैटर्न, जल संसाधनों और मृदा स्वास्थ्य पर वास्तविक समय की जानकारी बताता है। यानी कृषि के लिए जरूरी क्या क्या है, फसल में क्या हो रहा है, क्या मौसम पैटर्न है, जल संसाधनों की क्या स्थिति है, मृदा का स्वास्थ्य क्या है, इसका रियल टाइम डेटा जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होता है, जिसके आधार पर क्षेत्र विशेष के लिए कृषि नीति से संबंधित निर्णय लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म सहायता करता है। यानी कृषि संबंधित निर्णय लेने में सहायता देने के लिए ये जियोस्पाइटल जो है प्लेटफॉर्म लाया गया है। इसके बारे में अगर
देखें कि ये क्या है, तो यह एक भूस्थानिक या जियोस्पाइटल प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री के बजट भाषण में जो कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का बात कही गई थी ना, कि कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया जाएगा, उसका एक उपकरण के रूप में ये लाया गया है। यह मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में, जलाशय के बारे में, भूजल के बारे में मानकीकृत या स्टैंडर्ड भूस्थानिक डेटा के भंडार के रूप में, या वहाँ पे आप कह सकते हो स्टोरेज के रूप में काम करेगा। इससे जो डेटा, ये प्रणाली है, इसे मानचित्रण बनाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में फसल के लिए या कृषि के लिए क्या है, निगरानी की जा सकती है, फसल चक्रण तथा विविधीकरण को बढ़ावा देने में ये सहायता किया जा सकता है। ये जो कृषि DSS प्लेटफॉर्म है, इसको अंतरिक्ष विभाग के रिसेट 1A और वेदास जो प्लेटफॉर्म है या जो आप कह सकते हो उपग्रह तंत्र है, उनके आधार पे उनका उपयोग करते हुए इस पोर्टल पे जानकारी, कृषि DSS पे जानकारी उपलब्ध की जाएगी। अगर हम इसके महत्व देखें उसके पहले, अच्छा हाँ, एक चीज़ है, ये सरकार की गति शक्ति पहल। सरकार की गति शक्ति पहल क्या है कि देखिए, पहले कई सारे प्रोजेक्ट चलते थे जिनमें पता नहीं चलता था कि कौन से सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किस स्थिति में हैं, और वहाँ पे कई बार दिक्कत होती, कभी कोई मंत्रालय नहीं देता था, तो उसमें देरी होती थी। सरकार ने एक गति शक्ति मिशन लाया, उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ऑनलाइन रियल टाइम में जियोस्पाइटल या भूस्थानिक डेटा उपलब्ध रहता है कि किस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, और उसको रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि उसको जल्दी से पूरा किया जाए। उसी तर्ज पे, यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तर्ज पे ही ये कृषि के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए लाया गया है, जिसमें कीटों के हमलों के बारे में पता चल सके, एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं के बारे में पता चल सके, क्या संभावित आपदा है उसके बारे में पहले से चेतावनी दिया जा सके। ये सारा काम उपग्रह इमेजनरी या जो वही रिसेट 1A या जो वेदास सिस्टम है उसके आधार पर जो इनको डेटा मिलेगा उसको लेकर ये करेंगे। इसके अगर उपयोगिता की बात करें या महत्व की बात करें तो देखिए, जलवायु चुनौती के कारण कृषि क्षेत्र में चिंताएं बढ़ी जा रही है और किसानों के सामने वैसे भी दिक्कत आ रही है, और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कृषि और ज़्यादा जोखिम भला काम होता जा रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिंचाई और अन्य पहलू पर ध्यान देकर उसको कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जलवायु के बारे में और उससे जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में हमें जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, हम अपने किसानों को, अपनी कृषि को उतना ज़्यादा बचा सकते हैं। तो वही में देखिए, ये प्लेटफॉर्म उसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर होगा, क्योंकि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट जो है सेंसिंग आधारित समाधान को अपनाता है, और भारत सरकार का मानना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग का समाधान भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है और किसानों को भी ये समृद्ध बना सकता है। ये भारत सरकार की मान्यता है। और क्यों मानता है? क्योंकि जलवायु चुनौती के साथ साथ किसानों के सामने और कृषि के सामने भी चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष के बीच का संबंध जो 1969 से चला आ रहा है, उसी का ये अगला चरण है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं जो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। जैसे कि अभी इसी DSS में ही बता रहे हैं कि रिसेट 1A और जो अभी हाल में छोड़ा गया था 2022 में, हालांकि रिसेट 1 तो छोड़ा गया था 2012 में, उसके बाद कई और छोड़े गए थे। फरवरी 2022 में रिसेट 1A छोड़ा गया है, जिसको EOS या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4 भी कहा जाता है। वो कृषि और अन्य और भी सूचनाओं से जुड़ी हुई वो डेटा देता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कृषि मंत्रालय पिछले साल ही एस्टेक और विंड जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑलरेडी किसानों के लिए कर रहा है। एस्टेक क्या है? एस्टेक में कृषि के उपज का पूर्वानुमान जो है किया जा सकता है कि किसान के फसल में कितना जो है उसका कितना उत्पादन होगा, जिससे सरकार को खाद्यान्नों के प्रबंधन में जो है मदद मिल सकती है कि कितना खाद्यान्न एक्चुअल में आएगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आता है कि एक्चुअल जो है उत्पादन कितना होगा। देखिए एस्टेक ये कर सकता है। इसी तरह से जो विंड है, विंड जो उनका आप कह सकते हो कि ऐप है, वह किसानों को स्पेसिफिक तालुका आधारित जो है मौसम के पूर्वानुमान को देता है, जिससे किसानों को मदद मिलती है। तो अब एस्टेक विंड तो था ही, अब एक नया DSS है जिसके तहत किसानों को लेकर जो नीतियां बनानी है, उसमें
उपग्रह और जियोस्पैटल जो है सूचना का उपयोग करके नीति बनाई जा सकती है ताकि वो नीति ज़्यादा अनुकूल हो। ठीक है, चलिए इससे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। चर्चा में रहे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो का एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसे 2 ठोस प्रणोदक चरणों के बाद अंतिम चरण में द्रव चरण को लगाया गया है। ठीक है, इस प्रक्षेपण यान से जुड़ा तीसरा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित विकासात्मक उड़ान SSLV D3 रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इनके आधार पर 4 विकल्प हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस उपग्रह के साथ निम्नलिखित किन पेलोड को भेजा गया है? EOIR, GNSS-R, SIS UV डोसीमीटर और उपयुक्त सभी पेलोड। तो ये सिंपल है, तीनों भेजे गए हैं। तीसरा है, चर्चा में रहे इसरो के प्रक्षेपण यान SSLV के उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कम लागत वाले प्रक्षेपण यान का उत्पादन करना है जिसमें कम से कम और न्यूनतम और संरचनात्मक आवश्यकताएं हो सकती हैं। ठीक है, हाल के वर्षों में उपग्रहों को लॉन्च करने के क्षेत्र में अधिक से अधिक हितधारकों के प्रवेश के साथ छोटे पेलोड को भेजने में दिक्कत आती थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, अब मैं बता भी देता हूँ, तो सिंपल है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। चौथा है, चर्चा में रहे इसरो के उपग्रह EOS 04 या रिसेट 1A को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो अभी बता दिए थे कि फरवरी 2022 में ये लॉन्च किया गया है। बाकी 2012 में रिसेट 1 लॉन्च किया गया था। ये रिसेट 1B है जो है वो ये 19 में था, ये रिसेट 1C करके जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, चर्चा में रहे कृषि निर्णय सहायता प्रणाली या कृषि DSS प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को अंतरिक्ष विभाग ने रिसेट 1A और वेदास का उपयोग करके विकसित किया है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, आप इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़िएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आंसर भी हालांकि मैंने सॉल्व ही कर दिया है, फिर भी अगर एक आध नहीं सॉल्व किए हैं उसके आंसर आप दे सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।